नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। यह विदाई संभाषण जो पाठ है, ये बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे नामक पुस्तक से लिया गया है। विदाई संभाषण, जब कोई विदा होता है तो उसके सम्मान में कुछ शब्द, कोई भाषण, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कहा जाता है, उसे हम विदाई संभाषण कहते हैं। यह विदाई संभाषण वायसराय कर्जन के लिए लिखा गया। बच्चों, ये उस समय की बात है जब प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी, ताकि कोई भी अंग्रेज सरकार के प्रति अपना विरोध किसी भी तरीके से प्रकट नहीं कर सके। लेकिन हमारे हिंदी साहित्यकार, सिर्फ हिंदी ही नहीं और भी कई भाषाओं के साहित्यकार इतने प्रबुद्ध थे, इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने व्यंग की दृष्टि से इस तरह से अपनी बातों को प्रकट किया कि जनता जब उसे पढ़ती तो वो जनता की वह इन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाली क्रूर नीतियों के बारे में भी जान जाती। पाठ शुरू करते हैं। विदाई संभाषण पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 व 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यह अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था तथा इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेज जब भारत आए तो उनका उद्देश्य अंग्रेजों भारत के विकास का नहीं था, बल्कि वे खुद के विकास के लिए भारत से जितनी धन संपत्ति, जितने संसाधन ले सकते थे, उन्होंने लेने के प्रयास किए। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह नीचे देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। अब इंग्लैंड तो वो चले गए, लेकिन भारतीय जनमानस में उनकी क्या छवि रही, उन्होंने भारतीयों के लिए किस तरह का व्यवहार किया, उन सब का वर्णन बाल मुकुंद गुप्त इस पाठ में करते हैं। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख व लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही ये बताने की कोशिश की है कि शासन के आतताई यानी दुख देने वाले आतंकी रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह निबंध उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी। इससे ईश्वर इच्छा का पता चलता है कि भाई आपने सोचा कि मैं ही सबसे बड़ी ताकत हूँ इस देश में, लेकिन आपसे बड़ी भी ताकत ईश्वरीय ताकत थी, जिसने आपको यहाँ से विदा करने का समय ला दिया। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे, परंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं। बिछड़न का समय पवित्र, निर्मल व कोमल होता है, यह करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय उदास हो जाते हैं। शिव शंभू की 2 गायें थी। बलशाली गाय कमजोर गाय को टक्कर मारती रहती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमजोर गाय प्रसन्न नहीं रही। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है कि कमजोर गाय को तो प्रसन्न होना चाहिए था ना, खुश होना चाहिए था कि जो बलशाली गाय है वो चली गई है। लेकिन पशुओं में भी परस्पर इतना प्रेम, स्नेह हो जाता है साथ रहते रहते, कि वो गाय जो थी, कमजोर गाय, वो प्रसन्न नहीं रही, उसने चारा भी नहीं खाया।
यहाँ पशु ऐसे हैं, यहाँ मतलब भारत में पशु ऐसे हैं तो मानव की दशा का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, यह परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा था। कर्जन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया था, उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीलामय यानी ईश्वर की लीला का किसी को पता नहीं चलता। दूसरी बार आने पर आपने ऐसा कार्य करने की सोची थी जिससे आगे के शासकों को परेशानी ना हो। अगर बच्चों आपको याद हो तो 1905 में बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी। आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ेगा। आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिए। लेखक कहता है आपका स्थान बहुत ऊंचा था, आज आपकी दशा बहुत खराब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था। आपकी कुर्सी सोने की थी, जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे व ऊंचा था, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया। आपकी इस्तीफे को धमकी को स्वीकार कर लिया गया। आपके इशारों पर राजा महाराजा अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके, अतः आपको इस्तीफा देना पड़ा। लेखक कहते हैं कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। यहाँ पर देखो बच्चों, व्यंग करते करते, हंसी मजाक करते करते लेखक ने कितनी गहरी गंभीर बातें कर्जन के लिए कह दी हैं। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपने कभी प्रजा के भलाई की नहीं सोची। आपने आंख बंद करके हुक्म चलाए और किसी की नहीं सुनी। यह शासन का तरीका नहीं है। आपने हर काम अपनी जिद से पूरे किए। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुनते थे। आपने कभी प्रजा को अपने समीप ही नहीं आने दिया। नादिर शाह ने आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था, परंतु आपने 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर भी बंगाल विभाजन रद्द करने का फैसला नहीं किया। अब आपका जाना निश्चित है, परंतु आप बंग भंग करके अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं। ऐसे में प्रजा कहाँ जाकर अपना दुख जताए। यहाँ की जनता ने आपकी जिद का फल देख लिया। जिद ने जनता को दुखी किया, साथ ही आपको भी, जिसके कारण अपना पद छोड़ना पड़ा। भारत की जनता दुखों और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। उन्हें भगवान पर विश्वास है। वे दुख सहकर भी पराधीनता को कष्ट झेल रहे हैं। आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति को नहीं प्राप्त कर सके। कर्जन अनपढ़ प्रजा का नाम एक आध बार लेते थे। यह जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती है। यह राजकुमार संकट में नरवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदारी की, ऊंचे पद तक काम किया और जाते समय उसने नगर का अभिवादन किया। क्या अभिवादन किया और क्यों अभिवादन किया वो देखो बच्चों, कि यहाँ की जनता और भूमि का एहसान नहीं चुका सकता। अगर उससे सेवा में कोई भूल ना हुई हो तो उसे प्रसन्न होकर जाने की इजाज़त दे। जनता आज भी उसे याद करती है। आप इस देश के पढ़े लिखों को देख नहीं सकते। मतलब इस देश के लोग भले ही डिग्री नहीं है उनके पास, लेकिन वो इतने अच्छे ज्ञान से युक्त हैं कि उनके आगे पढ़े लिखे भी कुछ नहीं है। लेखक कर्जन को कहते हैं कि राजकुमार की तरह ऐसा विदाई संभाषण भी हो सकता था आपका, लेकिन आपने अपने स्वार्थी स्वभाव और धूर्तता का उल्लेख किया। भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप कह सकेंगे कि भारत अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त कर मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आपकी इस बात पर देश में आपके पिछले कार्यों को भूल सकता है। भाई अगर हमने कोई गलती कर दी है तो अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो शायद वह जो पुराना स्थितियां हैं वापस आ सकती हैं। यहीं पर लेखक ये कह रहे हैं कि कर्जन से कि आपके द्वारा भूल हो गई है, आपने जनता को भी बहुत कष्ट दिया है, लेकिन आप अपनी उस भूल के लिए क्षमा मांग लें तो शायद इस देश की जनता जो है, भारत की जनता जो है, वो आपके पिछले कार्यों को भूल जाएगी। परंतु आप में इतनी उदारता कहाँ। इस तरह से लॉर्ड कर्जन का एक विदाई संभाषण लिखा गया है जिसमें
किसी न किसी तरीके से लॉर्ड कर्जन को उनके द्वारा किए गए अन्याय के कार्यों की ओर संकेत किया गया है। बाल मुकुंद गुप्त की भाषा शैली का जो तीखापन है वो हम इस निबंध में देख सकते हैं। पत्रकारिता के युग निर्माता कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। आज़ादी से पहले के पत्रकारों में इनका उल्लेखनीय नाम है। धन्यवाद।